बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आप लोग के सामने फिर से पार्ट 3 लेकर के जो है चुनाव और प्रतिनिधित्व आया हूँ। इसके 2 पार्ट्स जो है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत चुनाव और प्रतिनिधित्व क्या बेसिक अवधारणा हम लोग पढ़े थे, और पहली ही कक्षा में हम लोग पढ़े थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो भारत में इस्तेमाल होती है उसकी चर्चा किए थे। दूसरी कक्षा जो हुई थी इसकी, उसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न चुनाव समितियों के जो सुझाव आए थे और वोटिंग बिहेवियर को कैसे प्रभावित किया जाता है, कौन कौन से कारक उसके होते हैं, ये सारी बातें हम लोग दूसरी कक्षा में पढ़े थे। आज जो है तीसरे पार्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे, आइए उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। आज इस कक्षा के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन का जो पावर है, उसके जो कार्य हैं, उसके जो अधिकार हैं, इनकी बात करेंगे। और उसके बाद जो है चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम अभी करंट में ये संशोधन हुआ था 1996 में, उसकी बात करेंगे। साथ ही विभिन्न चुनाव पद्धतियां जो है, विभिन्न चुनाव पद्धतियां जो हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा स्लाइड्स की ओर और इसको और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा अभी हम लोग यहाँ पर जस्ट कर लिए थे बोर्ड पर ही, आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्या है इसमें। आज देखिए, चुनाव आयोग जो है उसकी महत्ता हम लोग प्रथम कक्षा में भी किए थे कि उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए संविधान सभा ने एक अलग चैप्टर, एक अलग अध्याय में इसकी चर्चा की थी जो भाग 15 के रूप में वर्णित है। और चुनाव सभा में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि चुनाव जो है वह निष्पक्ष होना चाहिए और वह भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिए, और इसके लिए चुनाव आयोग की जो है इम्पोर्टेंस की चर्चा किए थे। ठीक है, और यह चुनाव आयोग जो है वह हमारे संविधान की जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसका जिक्र किया हुआ है। आज हम लोग इस सारे अनुच्छेदों की जो है चर्चा इस कक्षा में करेंगे, और आपको इस कक्षा को के दरमियान ही आपको यह 6 अनुच्छेद जो हैं वह पूरी तरह आपको याद हो जाएगा। मैं इस बात की आपको निश्चित गारंटी दे सकता हूं। यह चुनाव आयोग जो है यह पूर्व में भी आपको बता दी गया है कि किन किन चुनाव की जिम्मेवारी इसके ऊपर होती है। पहला तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव यह कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, संसद के जो चुनाव होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के उसका चुनाव कराता है, साथ ही विधानसभा और ये इलेक्शंस इनके होते हैं। ठीक है, यह चर्चा हम लोग पूर्व में भी कर चुके हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जो इलेक्शंस कमीशन का वर्णन किया गया है, इसमें प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, 324 आप जो देख पा रहे होंगे, यह कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसे अधीक्षण अर्थात इंस्पेक्शन, कंट्रोल, नियंत्रण और निर्देशन अर्थात डायरेक्शन करने की शक्ति प्राप्त होगी, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही वह सारी क्रियाएं करता है। जहां तक बात है अनुच्छेद की, तो देखिए आप लोग इसको समझने का पहले प्रयास करेंगे कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस चल रही है उसमें आपको बताया गया था कि किस अनुच्छेद के तहत जो है आपको धर्म, जाति, मूल वंश के भेदभाव के बिना जो है समान अवसर प्राप्त है। उस अनुच्छेद से जो है आप इसको जोड़ करके याद रखेंगे कि अनुच्छेद 325 कहता है कि निर्वाचक नामावली जो होगी, वोटर लिस्ट जो होगा, मतदाता सूची जो होगी, वह धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के भेदभाव से रहित होगा, और कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय यह मांग नहीं करेगी कि हम अमुक जाति और अमुक संप्रदाय से आते हैं इसलिए हमको विशेष मतदाता सूची में जो है हमारा नाम दर्ज होना चाहिए, इस तरह की उसकी कोई वकालत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा 25 लगता है बढ़ गया, हाँ,
लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के लिए जो इलेक्शंस होंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार जो है हमारे संविधान की क्या है, एक विशेषता के अंतर्गत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। यह व्यवस्था जो है हमारे संविधान में किया गया है। वयस्क मताधिकार आपको याद होगा, पूर्व में भी कक्षा में हम लोग जिक्र किए थे कि आज जो 18 वर्ष हम लोग देख रहे हैं वह कब आया और कैसे आया। शुरू से यह 18 वर्ष नहीं था, पहले 21 वर्ष हुआ करता था और 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, उसके द्वारा यह 18 वर्ष कर दिया गया, जो अनुच्छेद 326 में जिक्र है। जहां तक बात है अनुच्छेद, यहां देखिए इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको जो अभी हम लोग पढ़े हैं 324, 325 और 326, उसका कंबाइंड यहाँ पर कर दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में जो है सहूलियत हो सके। चलिए अब हम लोग 327 की ओर बढ़ते हैं। 327 क्या कहता है, मैं अभी आपको वादा किया था कि इस कक्षा के दरमियान ही आपको 6 आर्टिकल जो है वह आपको याद हो जाएंगे। और यह 6 आर्टिकल आप कैसे कोरिलेट करेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स की जो क्लास चली थी उसमें आपको बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स अभी कितने हैं, तो 6 हैं, यह आप पढ़ चुके हैं। उस 6 फंडामेंटल राइट से आप यह भी याद रखेंगे, कोरिलेट करेंगे एक दूसरे को, कि हमारे चुनाव आयोग संबंधी जो अनुच्छेद हैं वो भी कितने हैं बच्चों, वो भी 6 ही हैं। ठीक है, तो हम लोग 327 को जानते हैं। 327 में कहा गया है कि विधान मंडलों के इलेक्शन के लिए जो है नियम कौन बनाएगा, वह संसद बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 328 देखते हैं। 328 कहता है कि विधानमंडल के इलेक्शन के संबंध में संसद तो चुनाव बनाएगी, लेकिन विधान मंडल को भी कुछ इलेक्शन संबंधी नियम बनाने के उसको भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 329 क्या कहता है कि इलेक्शंस के संबंध में जो है न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित होगा। वह इलेक्शंस कराने के लिए इलेक्शंस कमीशन फुल इंडिपेंडेंट होता है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप उसका स्वीकार नहीं होता है। ठीक है, ये 3 जो लास्ट अनुच्छेद थे 327, 328, 329, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है, जिसका जिक्र अभी हम लोग आप लोग से किए हैं। चलिए अभी फिर से एक बार इसको मैं समझाऊंगा आपको। 324 से लेकर के 329 तक जो अनुच्छेद है एक स्टोरी के माध्यम से, और आपको निश्चित रूप से यह आपको बैठ जाएगा कि कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए 324 इलेक्शन, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि किसी भी अनुच्छेद की सारी बातें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, या पहले भी मैं बताया हूं कि किसी परिभाषा हो, किसी के कोट्स हो, तो उसको पूरा का पूरा जब आप याद रखेंगे तो कंफ्यूजन में पड़ते जाएंगे। तो कैसे इसको याद रखना है, क्योंकि याद भी रखना जरूरी होता है। परीक्षा में जब आएगा तो आप जब याद नहीं होगा तो फिर आप ब्लैंक हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, वह आपको समझ में नहीं आएगा कि यह इस किस अनुच्छेद में कौन सी बातें कही गई है। तो इसको याद करने का तरीका जो होता है, जो मैं समझता हूं, वह उसके की पॉइंट्स से जो है वह याद कर सकते हैं। जैसे 324 तो इलेक्शंस कमीशन है, इलेक्शंस कमीशन में सारे अधीक्षण की पावर है, उसको नियंत्रण करने की पावर है, उसको निर्देशन करने की पावर है। यहाँ पर वह न लिख करके मैं सिर्फ की पॉइंट लिखा हूँ कि निर्वाचन आयोग की बात जो है कौन अनुच्छेद करता है, 324 करता है। 325 जो है, अब देखिए मैं थोड़ा एक स्टोरी के माध्यम से आपको सुनाता हूँ कि 324 जो है क्या कहता है, एक इलेक्शंस कमीशन की व्यवस्था करता है। अब इलेक्शन कमीशन जब व्यवस्था गठित हो गई इलेक्शन कमीशन की, तो वह कैसे इलेक्शन कराएगा, वोटर लिस्ट होगा तभी तो इलेक्शन होगा ना। तो 325 जो क्या कहता है कि एक वोटर लिस्ट, एक मतदाता सूची की व्यवस्था होगी जो भेदभाव रहित होगा, जिसमें किसी तरह की जाति, धर्म, मूल, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव उसमें नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं 324, 325 हो गया। 326, अब जानते हैं कि मतदाता सूची में किसका नाम दर्ज होता है, किसी बच्चे का तो होता नहीं है, एडल्ट का होता है, जो वयस्क होते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और वह स्वच्छ चित्त के होते हैं। तो 326 में जो है क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात इसमें की गई है, याद रखेंगे आप लोग। अब 327 इलेक्शन संबंधित कोई भी जो नियम बनाएगा वह संसद बनाएगा विधानमंडल से संबंधित, और 328 विधानमंडल भी उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, 329 क्या कहता है कि उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप जो नहीं होगा। हम समझते हैं कि इतना से आपको समझ में आ गया होगा कि 324 से 329 तक क्या कहता है। ठीक है,
अब चलिए देखिए, मुख्य जो इलेक्शन कमीशन के कार्य हैं वह आपको बीच बीच में पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसे जो होंगे वर्णित कार्य उसको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा जो पहले बता दिए गए हैं। जैसे देखिए, चुनाव संपन्न कराना, यह तो बेसिक सा चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन है तो चुनाव तो कराएगा ही। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जो होता है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होता है। इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी अध्यक्षता उनके द्वारा ही की जाती है। पर यह कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत का जो इलेक्शंस होता है लोकसभा का, तो 543 भागों में 543 क्षेत्रों में जो है इसको बांटा गया है, और उस क्षेत्र को जो है आवश्यकता अनुसार या जैसी जरूरत हो वहाँ पर, तो उस क्षेत्र को जो है आपस जो है कमी बेशी क्षेत्र का किया जा सकता है। 543 ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन उसका एरिया जैसे है, जैसे थोड़ा सा मैं चलता हूँ बोर्ड की ओर आपको, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ें होती है। जैसे देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भारत का ये नक्शा है, तो इस तरह से आप मान के चलिए कि जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं, 543 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, हो सकता है इस एरिया का बढ़ा करके यहाँ तक कर दिया जाए अगले जब कमीशन गठित होगा तो, लेकिन इसकी कुल संख्या जो है 543, उसमें परिवर्तन नहीं होगी। और यह कब होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई गांव है वो कस्बा बदल जाता है, कोई शहर है वह महानगर हो जाता है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है उसका क्षेत्र में परिवर्तन कमी बेशी होते रहता है, ठीक है। आइए देखिए, उसके बाद मतदाता सूची की बात हम लोग कर रहे थे, तो बिना मतदाता सूची का तो इलेक्शन होता ही नहीं है। यह तैयार कराने की जिम्मेदारी भी किन की होती है, इलेक्शंस कमीशन की ही जिम्मेदारी होती है। और पूर्व की कक्षा में भी हम लोग बताए थे कि टी.एन. शेषन महोदय का जो है इस पर बहुत बड़ा योगदान था वोटर लिस्ट तैयार कराने में। चलिए, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, हम लोग जानते हैं कि इलेक्शंस कमीशन जो होता है वह जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वह सेंट्रल केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो, उन सबको जो है मान्यता जो है प्राप्त कौन देता है, वह इलेक्शंस कमीशन देता है। और उसको मान्यता ही नहीं, उसको जितने भी चिन्ह होते हैं, जैसे कमल हो गया या पंजा छाप हो गया, या जितने भी क्षेत्रीय पार्टी जो भी हैं, उनको कोई भी चुनाव चिन्ह जो होता है वह कौन प्रदान करता है, वह इलेक्शंस कमीशन ही प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावे यह एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है। अर्ध न्यायिक संस्था करने का क्या मतलब होता है कि यह अपने जो इनको जो कार्य दिया गया है उसके अतिरिक्त यह जो है न्याय करने का भी कार्य करती है। इसके सामने जो छोटे मोटे समस्याएं आती है उसका निर्णय वह खुद ही कर लेती है, और इससे ज़्यादा अगर किसी को समस्या परेशानी होती है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। देखिए, इलेक्शंस कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्शंस के शुरुआत जो है अध्यादेश जारी करने से होती है, और उसकी समापन जो है आपके प्रमाण पत्र वितरण, परिणाम जारी होने के बाद परिणाम के वितरण तक जो है यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, एक तस्वीर के माध्यम से जो है आपको दिखाया गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नामांकन अपना दर्ज कर रहे हैं, और उस नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है जिले का, वह उसकी जांच स्वयं करता है, या उसके द्वारा जो नियुक्त पदाधिकारी होते हैं उसके द्वारा उसकी जांच की जाती है। देखिए, ये बातें पहले भी हो चुकी है कि जितने विवाद होते हैं उनका समाधान जो है इलेक्शन कमीशन खुद कार्य कर लेता है। अन्य कार्यों में क्या है, अन्य और भी इम्पोर्टेंस, ये सारे जो तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो थे, लेकिन कुछ और भी कार्य करते हैं, जैसे आचार संहिता को बनाना, आकाशवाणी या अन्य टीवी चैनल के माध्यम से चुनाव जो दल होते हैं उनको समय प्रदान करना कि आप कितना देर चुनाव प्रसारण कर सकते हैं, और उनके जो खर्च होते हैं उनके आकलन करने की जिम्मेदारी भी जो होती है वह इलेक्शन कमीशन खुद अपने करता है। सरकार को समय समय पर यह अपना प्रतिवेदन भी देते हैं, जिस प्रकार से इनको सुझाव मांगा जाता है गवर्नमेंट की ओर से, उस प्रकार का सुझाव भी इन लोग दिया करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जैसे किसी सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल, तो जिस प्रकार इसकी कुछ खासियत रही है, खासियत यह आज भी एक भारत में इम्पोर्टेंस और
इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी इसकी की जाती रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उसकी पहली आलोचना तो यह की जाती है बच्चों कि आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके योग्यता, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी अन्य जो संबंधी जानकारियां हैं उसके संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है। कौन व्यक्ति चुनाव आयुक्त हो सकता है, कौन व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकता है, इट्स ऑन डिपेंड्स ऑन द राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी होगी, योग्यता क्या होगी, उनकी कार्यकाल क्या होगा, इन सब का जो है हमारे संविधान में वर्णन नहीं है। चलिए देखिए, कभी कभी यह भी सुनने में मिलता है कि परिसीमन आयोग का जो है वह दुरुपयोग सत्तापक्ष कर लिया करती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है, संशोधन अधिनियम 1996, उसकी बातें हम लोग जानते हैं और इसको आप को रिलेट करिएगा। यह 1950 का मूल जो है अधिनियम है, 1951 में भी इसमें संशोधन हुआ था और अभी तत्काल इसमें 1996 में इसमें संशोधन हुआ है। देखिए इसके अंतर्गत जो है कई सारी चीज़ें की गई, व्यवस्था की गई है, जिसको मैं आपको किसी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर आप खड़े होते हैं तो 10 प्रस्तावक, और किसी रजिस्टर्ड दल से अगर खड़े होते हैं तो एक प्रस्तावक के नाम से ही आप अपना प्रस्ताव, अपना नामांकन जारी कर सकते हैं। यह चीज़ें पूर्व में भी बताई गई है कि आप एक साथ 2 इलेक्शंस तो लड़ सकते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। जहां तक बात है लोकसभा और राज्यसभा के नामांकन शुल्क की जो जमानत राशि होती है उसके अंतर्गत 10,000 और एससी के लिए 5,000, विधानसभा के लिए यहाँ पर सामान्य के लिए 5,000 और अनुसूचित जाति के लिए 2,500 की व्यवस्था की गई है। यह व्यवहारिक बात है कि राष्ट्रीय गीत और झंडे का उल्लंघन करने पर जो है किसी भी चुनाव दल को जो है बैन कर दिया जाता है, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और व्यवस्था की गई है कि मान लेते हैं कि इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया है वो चल रहा है और नामांकन की भी चीज़ें पूरी हो चुकी है और इसी दरमियान किसी कैंडिडेट की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, यह व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि 7 दिन तक जो है उस अमुक पार्टी को कहा जाता है कि आप अपना दूसरा प्रतिनिधि खड़ा करिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्रतिनिधि का जो है वहाँ पर देहांत हो जाता है तो वह इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। 7 दिन तक जो है समय दिया जाता है। हो सकता है पॉसिबिलिटी यह भी हो कि इलेक्शंस के डेट बढ़ाया जा सके, परंतु वह रद्द नहीं होता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर इसके माध्यम से की गई है और हम लोग यह भी जानते हैं कि 48 घंटा पूर्व जो है वह चुनाव प्रचार रोक दी जाती है और 6 माह के अंदर जो है कोई भी जब सीट खाली हो जाता है, चाहे वह डेथ के कारण हो, त्यागपत्र के कारण हो या अन्य किसी कारण से हो, वैसी स्थिति में 6 माह के अंतर्गत जो है इलेक्शंस करा लेना अनिवार्य होता है। देखिए चुनाव के दिन जो भी वोटर्स होते हैं अगर वह कहीं एम्प्लॉय हैं तो उनको उस संस्थान के द्वारा अवकाश की व्यवस्था की गई है। यह भी इसके अंतर्गत बातें जिक्र की गई है। एक चीज यहाँ पर और आप देखेंगे कि निर्वाचक पर्यवेक्षक जो है, पर्यवेक्षक को इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं और ऑब्जर्वर के नाम से खूब लोग जानते हैं कि ऑब्जर्वर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यह व्यवस्था इसके माध्यम से की गई है कि अब बूथ पर जो है एक ऑब्जर्वर घूमते रहते हैं और वह निगरानी करते रहते हैं। उनका डायरेक्ट जो है इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना होता है और वह वहाँ की जो व्यवस्था होती है उसको रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट। इस कारण से जो है वहाँ सब जो बूथ के जो कर्मी होते हैं वह काफ़ी ये होते हैं कि हम लोग अच्छा से कार्य करें और कोई हमारे बूथ पर किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो सके। तो यह जो काम करते हैं वह मतगणना, मतदान आदि सारी चीज़ों में इनका योगदान होता है, ठीक है। राजनीतिक दल द्वारा जो खर्च होता है यह बातें पूर्व में भी बताई जा चुकी है, इसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त आज कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर मैं इसलिए आपको लगाया हूँ कि आप समझ सकें कि कौन है, किस तरह से दिखते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी है। तो ये हैं
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जिसको CEC चीफ इलेक्शंस कमिश्नर के रूप में हम लोग जानते हैं। यह अनूप चंद्र पांडे जो हैं वह यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी की जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है वहाँ से ये रहे हैं। ये राजीव कुमार हैं, यह झारखंड और बिहार बैच से बिलोंग करते हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं जिक्र कर दिया हूँ, इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 13 अप्रैल 2021 को जो है अभी जस्ट इसी साल जो है यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। और उससे भी लेटेस्ट में जो है अनूप चंद्र पांडे जो है 9 जून 2021 को यहाँ पर कार्यभार इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग अनुच्छेद 324 को जो है थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या है। अभी हम लोग पूर्व में बात किए थे कि इसकी आलोचना की जाती है कि संविधान में इसके बारे में यह नहीं बताया गया है कि कौन ये निर्वाचन आयुक्त होगा, उनकी क्या योग्यता होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा। इन सब चीज़ों में जो है अभी क्या कहता है 324 उसकी बात करते हैं। कहता है कि भारत का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिल करके बनेगा। ठीक है, और उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और इसमें क्या कही गई है बातें वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति होती है। हम लोग जान लेते हैं कि यह निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो सारे इलेक्शंस की कराने की जिम्मेदारी इसकी नहीं होती है। पंचायती स्तर, स्थानीय स्तर जो होता है, नगर पालिका के चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वह हर एक राज्य के एक निर्वाचन आयोग होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उस इलेक्शंस को कराने की। तो उसकी नियुक्ति जो होती है, उसका निर्माण जो होता है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है और निर्वाचन आयोग की सलाह और सिफारिश पर होता है। ठीक है, और उनकी भी पदावधि, कार्य आदि के चर्चा जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इसके संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वह बराबर परीक्षा में आते रहते हैं। और यह सिर्फ आपकी ही परीक्षाएं में नहीं बल्कि हायर जो लेवल की परीक्षाएं होती है, जैसे आपका PhD एंट्रेंस, नेट का एग्ज़ाम या किसी प्रोफेसर के लिए जो परीक्षाएं होती है, लिखित परीक्षाएं, उन सब में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कब कौन सी चीज़ें हुई। जैसे 1950 में जब इलेक्शंस कमीशन गठित हुआ था उस समय से 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्य था। और हम लोग अभी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 1989 में जो है यह 18 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष इसकी आयु कर दी गई थी। उस समय यह 3 सदस्यीय बॉडी बन गया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि फिर 1990 में जो है इसको फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, यहाँ आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे कि 1989 में क्या हुआ, 3 सदस्य बना, लेकिन फिर से 90 में इसको 1 सदस्य बना दिया गया। और जब 1993 में यह बना बहुसदस्यीय, तो उस समय से अभी तक यह बहुसदस्यीय बॉडी के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जहां तक बात इसके अनुलाभ और जितने भी सारे लाभ हैं वह आप जान ले कि एक बार जो तय हो जाता है उसके बाद उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है। और एक चीज आप लोग जान लें कि जो 3 जो निर्वाचन आयोग जो अभी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयोग और 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो आपको ऐसा लगता होगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह ज़्यादा पावरफुल होगा। यह आम धारणा सब में होती है क्योंकि उनके नाम के आगे मुख्य लगा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह तीनों जो हैं वह बिल्कुल समान हैं, उनके कार्य समान हैं, उनके अधिकार समान हैं, उनके वेतन भत्ते समान हैं, उनके जो अन्य सुविधाएं हैं वह भी समान हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक है इसमें चर्चा कि अगर किसी विवाद की स्थिति होती है तीनों में तो बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अर्थात यह भी संभव है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बातें काट करके अन्य निर्वाचन आयुक्त भी बच्चे पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, तीनों आपस में मिलकर के कार्य करते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है राष्ट्रपति, यह व्यवस्था करते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी 65 वर्ष तक कार्य करने की योग्यता होगी और वह 6 वर्ष तक कार्य कर सकता है। देखिए इसको समझने में थोड़ा सा आपको भ्रम होगा कि 65 साल 6 वर्ष ये कैसे हो सकता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दूं। मान लेते हैं कि कोई 62 वर्ष का व्यक्ति जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है, तो 62 3 साल वह काम करेगा तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी 65, तो वह 3 साल में ही रिटायर कर जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 55 साल में अगर बन जाता है निर्वाचन आयुक्त तो वह कितना दिन काम करेगा, तो 6 साल काम करेगा,
जाएगा 55 और 6 61, तो वह 65 साल तक इंतजार नहीं करेगा, वह कितना में रिटायर कर जाएगा, 61 में ही रिटायर कर जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, जो पहले आ जाएगा उसके साथ जो टर्म कंडीशन लागू हो जाएगा, पहले 6 साल अगर लागू हो गया तो वहीं पर रिटायर, अगर 65 साल पहले हो गया तो वहीं पर वह रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। और इनको जो अधिकार प्राप्त हैं वह सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान सारी सुविधाएं, सारी भत्ते, सारी शक्तियां उनके समान इनको प्राप्त होती है, ठीक है। जहां तक बात है, एक चीज में अंतर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि सारी चीजें तो समान जरूर होती हैं, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग को हटाने, निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात अगर होती है, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, तो उनको हटाने की जो विधि है उसमें सीईसी का सिफारिश अनिवार्य होता है, लेकिन सीईसी को जब हटाने की बात होती है तो उसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त को किसी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा सा वो ज़्यादा पावरफुल होते दिखते हैं, अन्यथा कहीं पर इस तरह की बातें नहीं संविधान में या कहीं पर चर्चा की गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा विभिन्न अन्य पद्धतियां जो हैं, चुनाव पद्धतियां जो हैं, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। दो इम्पॉर्टेंस जो है चुनाव प्रणालियां थी, एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो भारत में इस्तेमाल होता है, उसकी चर्चा हम लोग कर लिए थे। अन्य जो चुनाव पद्धतियां हैं, जैसे आनुपातिक चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको पढ़ लिए थे। सूची प्रणाली, सीमित मतदान प्रणाली, उसके अलावा संचित मतदान प्रणाली, वैकल्पिक मतदान प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और उसके बाद द्वितीय मतदान प्रणाली। ये सारे लिस्ट जो हैं वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने के लिए जो है उनको क्या बोलते हैं, संसद में जो है पहुंच बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एकाएकी कर करके बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है यह देखिए सीमित मतदान प्रणाली। सीमित कहने का मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं, लिमिटेड, उसके में कुछ कंडीशंस होंगे। यह देखिए बताया गया है कि यह क्या है, यह बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ये सारे जो चीज़ें हैं वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पहली कक्षा में ही पढ़े थे कि दो तरह की जो चीज़ें होती है, एक तो पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और दूसरा जो था पूरे देश को एक ही निर्वाचन बहुसदस्यीय में विभाजित कर करके जो है उसका इलेक्शंस होता था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है मत जितने भी स्थान होंगे उतने जो है मत उम्मीदवार को नहीं देने होंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें, मान लेते हैं कि 3 स्थान के लिए जो है चुनाव होता है, तो एक वोटर्स को जो है वह 2 मत ही देना होगा। आइए थोड़ा सा मैं बोर्ड पर चलता हूं ताकि आपको इसको और अच्छे से क्लियर मैं कर सकूं। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई 5 कैंडिडेट हैं, 5 स्थान, ठीक है ना। तो और यह वोटर है, ठीक है। तो इसको जो वोट देने का अधिकार होगा वह 5 नहीं बल्कि कितना होगा, 4 होगा। यह 4 वोट दे सकता है। और एक चीज और जान लीजिएगा कि 4 किसी एक को ही नहीं दे सकता है, 4 जो है किसी एक को ही नहीं दे सकता है। क्या देगा, जब भी देगा तो एक एक करके ही देगा, चाहे ए को दे, बी को दे, सी को दे, डी को दे, किसी एक को छोड़ेगा जरूर, ठीक है। यह इस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद जो है आप देखिए एक है संचित मतदान प्रणाली। संचित मतदान प्रणाली जो होती है क्या होती है मैं बता दूं आपको। संचित, अभी मैं स्लाइड से बिना ही आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे, संचित मतदान प्रणाली। इसमें क्या होता है, सेम कंडीशन यही होता है, परंतु यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे संचित है, जिसको कम्युलेटिव और प्लम्पिंग वोट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे 4 वोट अगर किसी को देना है तो आप चाहे तो स्वतंत्र हैं, किसी एक को भी दे सकते हैं, या इसको डिवाइडेशन करके भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसको 2 करके, इसको 1 करके, जो जिसको अच्छा लगेगा वह आप पे इच्छा पर निर्भर करता है। उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति को पूरा का पूरा वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
देखिए उसके बाद जो है वैकल्पिक मतदान प्रणाली, क्या है? वैकल्पिक मतदान प्रणाली, ठीक है। यह जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग पढ़े थे, राज्यसभा और राष्ट्रपति का जो जिस प्रकार चुनाव होता है, सेम उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है और इसमें किसी तरह की दूसरी चीज़ें नहीं दर्ज होती है। जिस प्रकार यहाँ पर मान लिया जाता था कि कुल जो है मत निकालने की बात आती थी, कितना वैध होगा वह उसको जोड़ करके जितना सीट होता था, जैसे मान लिया जाता कि जो है कुल सीट है 5 उम्मीदवार का चयन होना है, तो उसको कैसे निकालते थे? उससे एक जोड़ करके प्लस जितना टोटल जो मत होता था उससे भाग दिया जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लें आप, जैसे 200 लोग हैं और 5 होना है तो उसको 205 प्लस 6 से भाग दे करके भागफल में 1 जोड़ दिया जाता था। जो मत आता था उतना लाने के बाद ही वह निर्वाचित होता था, ठीक है। इस तरह से यह कार्य करता है। आगे एक और देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, उसको जानने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है यह किसी धर्म विशेष को ध्यान में रख करके, पहले भी हम लोग जब अंग्रेज का शासनकाल हुआ करता था उस समय से ही देखते आ रहे हैं कि सांप्रदायिक आधार पर जो है प्रतिनिधित्व की चीज़ें वहाँ पर दी गई थी। और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि किसी धर्म विशेष का उनको जो है विशेष लाभ मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए द्वितीय मतदान प्रणाली क्या होती है। इसके अंतर देखिए एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझ लें कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यह आपको पढ़ने की बाध्यता नहीं है, यह एक्स्ट्रा मैं इसलिए जोड़ सके आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट जो है अगर लेवल थोड़ा हाई भी कहीं पर आ जाए तो आप खूब आराम से उसको जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय मतदान प्रणाली क्या होती है कि यहाँ पे जो है निरपेक्ष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या जरूरत होती है? निरपेक्ष बहुमत की आवश्यकता होती है। और यहाँ एक और खासियत होती है कि जब आपका इलेक्शंस निरपेक्ष नहीं होता है तो क्या होता है कि जो कम वोट प्राप्त होते हैं, जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत पढ़े थे कि लास्ट में जो सबसे कम वोट जिसको प्राप्त होता था उसको हटा दिया जाता था, उसके वोट को जो है अन्य कैंडिडेट्स में बांट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था है कि जो सबसे कम लाए वो तो हटे ही हटे, जो ऊपर से 2 टॉप हैं उसको छोड़ करके बाकी सबको हटा दिया जाता है। और इसके बाद जो है फिर वो जो टॉपर 2 हैं उनके बीच में फिर से इलेक्शन कराया जाता है। इस प्रकार एक बार कोई ना कोई विजेता निश्चित रूप से यहाँ पर बनता है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। यानी कि निरपेक्ष बहुमत कहने का मतलब है कि वह जो आवश्यक बहुमत होता है उसके पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। गृह कार्य के रूप में आपको यहां पर देखिए करेंट की चीजें जोड़ करके मैं पूछा हूं, वह इसलिए पूछा हूं क्योंकि यहां भी आपको एक हमको पाठ पढ़ाना है कि आपके एग्जामिनेशन के दरमियान जब भी इस तरह की कोई चेंजिंग आए तो आप उस चीज़ को जरूर याद करके जाएंगे। जैसे अभी अगर आपका एग्जामिनेशन होगा तो हो सकता है कि यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे पहले सुशील चंद्रा जी हैं। अब अनुच्छेद की बात है तो अनुच्छेद 6 अभी आपको याद कराए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको वयस्क मताधिकार की बात की है। तो हम लोग क्या जाने थे 324 में इलेक्शन कमीशन, 325 में आपका मतदाता सूची और उसके बाद 326 में क्या? इस प्रश्न का आंसर है वयस्क मताधिकार, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आपका चुनाव आयोग पर टिप्पणी लिखना है, चुनाव आयोग की संरचना का वर्णन करना है, कैसे उसका गठन हुआ है, चुनाव आयोग के कार्य एवं अधिकार की व्याख्या करना है। और जो 5-6 अभी जो निर्वाचन पद्धतियां जो बताएं उसके 2 निर्वाचन पद्धतियों को आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आप खूब आराम से इसको जवाब दे पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर किसी प्रकार का संदेह होता है तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे, उसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप हम लोग से YouTube के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह यहाँ तक ही ठीक है। आगे हम लोग चौथा पाठ जो है उसको लेकर के मिलेंगे, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसको आप लोग पढ़ के आएंगे और इस पर संबंधित जो भी चर्चा होगी हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।